सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी सागर में। मैं डॉक्टर कुमुद मिश्रा आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में जब सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र आता है तो उसमें अवश्य पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और कंठस्थ कर लीजिएगा, समझ के पढ़िएगा। तो वो टॉपिक क्या है? वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्ण आपने पढ़े होंगे। हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में प्रायः स्वर के उच्चारण स्थान को अलग से पढ़ाया जाता है और व्यंजनों के उच्चारण स्थान को अलग से पढ़ाया जाता है, किंतु संस्कृत में सूत्रों के माध्यम से इन दोनों के उच्चारण स्थान को एक साथ पढ़ाया जाता है। और वो सूत्र यदि आपने कंठस्थ कर लिए और उसकी व्याख्या को समझ लिया तो प्रतियोगी परीक्षा देते समय आपको कभी भी वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान मूलतः कितने होते हैं। संस्कृत में वर्णों के उच्चारण स्थान 10 होते हैं, लेकिन हिंदी में वर्णों के उच्चारण स्थान मूलतः 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अन्य उच्चारण स्थान इनके योग से बनते हैं, और जो योग से बनते हैं वो उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य, कंठोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, अनुनासिक। तो कुल मिलाकर 9 उच्चारण स्थान हैं, लेकिन मूलतः 5 हैं और इन उच्चारण स्थानों के योग से 4 बनते हैं। तो सबसे पहले है कंठ। कंठ से उच्चारण करने वाले, कंठ से उच्चरित होने वाले वर्णों को कंठ्य कहते हैं, कंठ्य वर्ण। उसका सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः सूत्र की व्याख्या को आप समझिए। सूत्र तो आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, लेकिन वह सदैव के लिए हो जाएगा। जैसे आपने पहाड़ा यानी कि टेबल लर्न किया है और भी कई सूत्र लर्न करते हैं, फार्मूले लर्न करते हैं, तो वो तो आपको कंठस्थ करना ही पड़ेगा। लेकिन उसको कंठस्थ करने के बाद आप कभी भी वर्णों के उच्चारण स्थान में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस सूत्र को आप इस सूत्र की व्याख्या को समझिए। अ अर्थात अ और आ दोनों। कु अर्थात क वर्ग। क वर्ग आप सभी जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जिसमें 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। तो क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। तो आ कु अर्थात क वर्ग, ह और विसर्ग, ये कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब आप इनका उच्चारण करके भी देख लीजिए और सदैव प्रश्न हल करते समय आप उच्चारण करके देख लिया करिए। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह, ह। विसर्ग, विसर्ग आप जानते हैं अनुस्वार और विसर्ग 2 होते हैं, अंग और अह। तो अह जो 2 बिंदु लगते हैं वही विसर्ग होता है। जैसे प्रातः, तो त के बाद प्रातः, तो ये त के बाद जो 2 बिंदु लगे हैं यही विसर्ग हैं। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अब दूसरा है तालु, जिसे कि तालव्य वर्ण कहते हैं। चूंकि इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। इसका सूत्र है इचु यशानाम तालु। जैसा कि इसका सूत्र था अकु विसर्जनीया नाम कंठ, उसी तरह से इस सूत्र की भी व्याख्या होगी इचु यशानाम तालु। ई अर्थात ई,
यहाँ अ अर्थात अ और आ दोनों था। उसी तरह से यहाँ छोटी ई लिखी हुई है तो ई दोनों। चू अर्थात च वर्ग, चू अर्थात च वर्ग आप समझ रहे हैं। या और श, ई च वर्ग य और श, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। इसका भी उच्चारण करके आप देख लीजिए। ई च छ ज झ ञ य श, तो इनका उच्चारण स्थान तालु होने के कारण इन्हें तालव्य कहते हैं। अब आता है तीसरा मूर्धा। मूर्धा का अर्थ आप जानते होंगे कि मूर्धा, मुख के भागों को तो आपने पढ़ा होगा, तो तालु भी आप जानते हैं कि दांतों के ऊपर का उभरा भाग और नीचे के दांतों के नीचे उभरा भाग जो होता है वो तालु होता है। और कंठ और तालु के मध्य में जो गहरा भाग ऊपर होता है उसे मूर्धा कहते हैं। तो मूर्धा से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। तो मूर्धन्य वर्ण का सूत्र है ऋटु रसाणाम मूर्धा, ऋटु रसाणाम मूर्धा। इस सूत्र को भी उसी तरह से समझेंगे। री अर्थात री दोनों, टू अर्थात ट वर्ग, र और श। तो इनका उच्चारण करके आप अवश्य देखा करिए कि क्या इन वर्णों के उच्चारण में हम मुख के उन भागों का प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं। यदि मुख के उन भागों का प्रयोग हम कर पाएंगे तभी हमारा उच्चारण शुद्ध है, अन्यथा हम अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। और अगर हम अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो हम कभी भी शुद्ध लेखन नहीं कर पाएंगे। लेखन पूर्णतः उच्चारण पर निर्भर करता है। तो इसलिए सदैव आप लोग प्रश्न हल करते समय भी उच्चारण करके ही देखिए, तभी आप सटीक उत्तर दे पाएंगे। चौथा है दंत। दंत्य वर्ण, जिनका दंत से होता है उन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। उसका सूत्र है ऋतु लसानाम दंता। जैसा कि पूर्व में आपने सूत्रों की व्याख्या समझी थी, ठीक उसी प्रकार से इस सूत्र की भी व्याख्या होगी। इसमें री ता वर्ग ल और स, री ता वर्ग ल और स, इनका उच्चारण दंत के माध्यम से होता है, इसीलिए इन्हें दंत वर्ण कहते हैं। उसके बाद है ओष्ठ। ओष्ठ से उच्चरित होने वाले वर्णों को ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। उसका सूत्र है उपपद्मनीया नाम मोष्ठव। जिस प्रकार से इसकी व्याख्या हुई है उसी तरह से देखिए। उ अर्थात उ प, पु अर्थात प वर्ग, उप पद्मानीय वर्ण। उपपद्मानीय वर्ण हिंदी वर्णमाला में नहीं है, वो संस्कृत वर्णमाला में होते हैं। तो आप इसको समझिए कि उ और प वर्ग ये ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। आगे देखिए, मूल जो उच्चारण स्थान है उसे आपने पढ़ लिया है। अब यौगिक उच्चारण स्थानों को पढ़ेंगे हम, जिसमें ऐसे क्रम में तो छठवां है, लेकिन ऐसे पहला कंठ तालव्य वर्ण, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु
दोनों के संयोग से होता है, उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। अब इसका सूत्र है ए दयतो कंठ तालु, ए दयतोह कंठ तालु। इसकी व्याख्या समझिए। इसकी अब ये जो दो उच्चारण स्थानों के संयोग से मिलकर उच्चारण स्थान बने हैं, उसके सूत्रों की व्याख्या पूर्व के मूल उच्चारण स्थानों के सूत्रों की तरह से नहीं है। देखिए यहां पर क्या है, ए अर्थात ए और ऐ, ये दो ही वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठ एवं तालु दोनों से होता है, ए और ऐ। आपको क्या दे, ए यहां पर ए है तो ए और ऐ, इन दोनों का उच्चारण कंठ और तालु दोनों के संयोग से होता है। आगे आप उच्चारण करके भी देखते जाइएगा। यहां पर मैंने री, त वर्ग, ल और स का उच्चारण करके आपको नहीं बताया है, आप स्वयं करिएगा। उपु पद्मनीय नामोष्ठव में उ, प वर्ग और उपदमानीय वर्ण है, उनका उच्चारण करके भी आप देख लीजिएगा। मैंने बताया उपदमानीय वर्ण संस्कृत के वर्ण हैं। और कंठ तालव्य, कंठ तालव्य में आप ए और ऐ का उच्चारण करके देख लीजिए। उसका ए, ऐ, नीचे का जो तालु है वहां पर जीवा का अग्रभाग स्पर्श करता है और कंठ पर दबाव पड़ता है। इस तरह से ए और ऐ का उच्चारण होता है। इस तरह से दो उच्चारण स्थानों का संयोग होने के कारण इसे कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। आगे है कंठोष्ठ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कंठ और ओष्ठ। यहां वहां क्या था, कंठ और तालु, वो भी ऊपर का तालु नहीं, नीचे का। कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, इन दोनों के उच्चारण से जो वर्ण उच्चरित होते हैं, दोनों के संयोग के पश्चात उच्चरित होने वाले वर्णों को कंठोष्ठ वर्ण कहा जाता है। इसका सूत्र है ओ दौ तोह कंठोष्ठम, अर्थात ओ औ, ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों है। अब आता है दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ, इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों के संयोग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। इसकी व्याख्या देखिए, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों है, अर्थात दंतोष्ठ वर्ण व है। नवा अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय नासिका पर अधिक दबाव पड़ता है। वैसे कंठ का भी उसमें सहयोग लिया जाता है, कंठ पर भी दबाव पड़ता है, लेकिन नासिका पर अधिक दबाव पड़ता है। ध्वनि जो है नासिका से ही उच्चरित होती है, इसलिए उसे अनुनासिक कहते हैं। तो अनुनासिक वर्ण का सूत्र है इयम गणना नाम नासिका च नासिकानुस्वारस्य, अर्थात इयम ग नहीं है, यहाँ पर ङ है। जब इस सूत्र को का संधि विच्छेद करेंगे तो फिर यहाँ पर हमें समझ में आएगा। तो इयम न, ये पांचों वर्ण जो हैं, जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, जिसमें 5 वर्ग हैं, क च ट त प, तो इनका जो अंतिम वर्ण है यानी क का ङ, च का ञ और ट का ण, त का न, प का म, ये जो अंतिम 5 वर्ण हैं जिन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं, उनका उच्चारण नासिका के माध्यम से होता है, इसीलिए उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और यहाँ पर है नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, और अनुस्वार का भी उच्चारण नासिका से होता है। अनुस्वार अर्थात अंग, अंग के ऊपर जो बिंदु रहता है ये, और जैसे बंदर, बंदर के ऊपर ये जो बिंदु लगाया है ये अनुनासिक बिंदु है, तो इसका उच्चारण भी नासिका से होता है, तो ये भी अनुनासिक की श्रेणी में आता है। तो आप ये दंतोष्ठ वर्ण जो है इसका उच्चारण करके देख लीजिए। व, तो यहाँ दांत, नीचे वाला जो दांत है, और ओष्ठ, होठ, इसके माध्यम से
व का उच्चारण हो रहा है। तो आप सदैव उच्चारण करके अवश्य देखिएगा, क्योंकि उच्चारण स्थान को पढ़ाने का, बताने का और इतना विश्लेषण करने का तात्पर्य यही है कि यदि आपने पढ़ लिया कि किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तो उन वर्णों का उच्चारण करते समय आपके उन स्थानों का उपयोग होना चाहिए। अगर मूल उच्चारण स्थान है तो वो मूल उच्चारण स्थान स्पर्श होने चाहिए, उनका उपयोग होना चाहिए जीवा से। और यदि ये संयोग दो उच्चारण स्थानों को मिलाकर जो उच्चारण स्थान बने हैं, वहाँ पर भी आपका उपयोग वो स्थान उपयोग में आने चाहिए। तो तभी आपका उच्चारण शुद्ध हो पाएगा, स्पष्ट हो पाएगा, लेखन शुद्ध हो पाएगा और प्रश्नों के उत्तर सदैव सटीक होंगे। आज आपने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण स्थान प्रकरण को सूत्र के साथ विस्तृत रूप में पढ़ा, जिसमें दो तरह के उच्चारण स्थानों को आपने पढ़ा। पहला मूल उच्चारण स्थान, जिसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ का भी सूत्र आपने पढ़ा, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। तालु का भी सूत्र पढ़ा, इचु यशा नाम तालु। मूर्धा का भी सूत्र पढ़ा, ऋतु रसा नाम मूर्धा। दंत का भी सूत्र पढ़ा, ऋतु लसा नाम दंता। ओष्ठ का भी सूत्र पढ़ा, उपु पद्मनीया नाम ओष्ठ। इस तरह से सूत्र आपको कंठस्थ करने हैं और सूत्रों की व्याख्या मैंने समझा दी है। तो सूत्र कंठस्थ हो जाएंगे तो आप सूत्रों को समझते हुए वर्णों के उच्चारण स्थान को पहचान पाएंगे और प्रश्नों के सटीक उत्तर दे पाएंगे। यौगिक उच्चारण स्थान, ये मूल उच्चारण स्थान इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनके साथ किसी और मुख के भाग का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये स्वतंत्र हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, लेकिन इनके साथ दो उच्चारण स्थान संयोगिक होकर वर्णों का उच्चारण करते हैं, जैसे कंठ और तालव्य, कंठ और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। अनुनासिक ऐसे तो देखने में स्वतंत्र लग रहा है, लेकिन इसमें भी कंठ पर दबाव पड़ता है, इसलिए इसको स्वतंत्र मूल स्थान की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो इस वीडियो में इस प्रकरण के विषय में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन, संशय हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।